आज के वीडियो में हम लोग जो पीछे स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन छूट गया था उसको लेंगे और न्यू टॉपिक जो है वो भी पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले बात आता है, क्वेश्चन है कि ए सीरीज ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन है जिनका एक सीरीज में, स्पेक्ट्रम के एक सीरीज में वेवलेंथ दिया हुआ है इतना 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 और इतना नैनोमीटर। अब हमको पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट लाइन होगा इसी सीरीज का, उसका वेवलेंथ क्या होगा। समझ रहे हो? तो अब देखो, एक बात तुम यहाँ पे देखोगे कि ये जो सीरीज है वो सारे वेवलेंथ कितने नैनोमीटर के बीच में है। 720 से लेके 39 कह दो, 390 नैनोमीटर। और याद करो, जब हमने स्पेक्ट्रम देखा था तो ये किस रेंज में आता था। 390 नैनोमीटर से लेके ये वाला, ये आता था विजिबल रेंज में। और विजिबल रेंज में हाइड्रोजन के लिए कौन सा सीरीज आता है? तो बामर सीरीज आता है। अब बामर सीरीज का क्या मतलब होता है कि N1 तो 2 होगा, बाकी कहीं से कूदे। ठीक है, N2 कुछ भी हो, N1 तो 2 होगा। ये तो होता है बामर, यानी 3 से 2 में कूद जाए, 4 से 2 में कूदे, 5 से 2 में कूदे, कुछ भी x से कहाँ पे कूदे, सेकेंड ऑर्बिट में। तो पहला एक काम करो, हम लोग जो है वो मान निकालते जाते हैं। सबसे पहले लेम्डा कितना दिया हुआ है, 410.29 नैनोमीटर। इसका हमको अगला वाला पूछ रहा है क्या होगा। तो इस वाले के लिए अगर हम N1 का मान निकाल लें तो अगला वाला तो N1+1 से लेके 2 में कूदवा देंगे। तो इसीलिए हम इस वेवलेंथ को पकड़ के N1 का मान निकालेंगे। तो तुम जानते हो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ पे N1 का मान तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और R का मान कितना हो गया, 109737। ठीक है, 109737। तो रख दो इसमें 1/λ इज इक्वल टू 109737 गुने यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी 4 घटे 1/N2 का स्क्वायर। इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे N2 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो अब बात ये आता है कि ये जो 410 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ था वो कब बना था, जब हमको छठे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदता रहा था। तो अब जो नेक्स्ट लाइन होगा वो क्या होगा, वो 7वें से सेकेंड में कूदेगा। यही तो होगा इस सीरीज का अगला लाइन। तो रख दो मान, उसका वेवलेंथ तुमको पूछा है। तो 1/λ जो होगा वो होगा R का मान कितना है, 109737 गुने 1/N1 का स्क्वायर। ये तो 2 ही होगा तो 2 का स्क्वायर 4 घटे 1/7 का स्क्वायर यानी 49। इसको सॉल्व करते से तुमको मिल जाएगा 397.2 गुणे 10⁻⁷ cm। क्यों? क्योंकि ये जो मान होता है ये cm इन्वर्स में आता है, रीडबर्ग कांस्टेंट का ये मान। तो हमको जो आंसर मिलता है वो किस में मिलता है, cm में। उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है बाद में। तो तुम जानते हो कि सेंटीमीटर को ये सेंटीमीटर है 10⁻⁷। ठीक है, ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए तुमको, 10⁻⁹ आना चाहिए, 7 आना चाहिए सेंटीमीटर में। तो जब इसको मीटर में बदलोगे तो 397.2 गुणे 10⁻⁹ मीटर मिलेगा। और इसी 10⁻⁹ मीटर का नाम हम नैनोमीटर बोल देते हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 397.2 नैनोमीटर। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमको बोलता है कि जो वेव नंबर है पहली लाइन का बामर सीरीज में, बामर सीरीज का पहली लाइन कौन सा होगा, जो 3 से 2 में कूदे, ये तो पहला लाइन होगा। उसका मान दे दिया है 15,200 cm इन्वर्स। वेव नंबर है ये, ध्यान रखना, वेव लेंथ नहीं है। अब हमको पूछ रहा है जो वेव नंबर जो होगा पहली लाइन बामर सीरीज का लिथियम 2+ के लिए क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है। अब सिंपल सा फार्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, तो वेव नंबर होता था जिसको हम न्यू बार से दिखाते थे, वो लेमडा का उल्टा होता था 1/λ, यानी 1/λ को ही तो हम ये लिखते हैं RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। हमेशा हाइड्रोजन के लिए लगाते थे, इसीलिए ये वाला टर्म खा जाते थे हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो 1 होता था, समझे। तो Z का मान 1 होगा, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो पहली लाइन के लिए वेव नंबर जो दे दिया है वो है 15,200। ये बराबर क्या होगा, R गुने 1/N1। N1 इस केस में कितना होगा, N1 होगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना, चलो इसको N1 का स्क्वायर ही लिखते हैं, माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब हमको पूछ रहा है जो फर्स्ट लाइन होगा किसका, लिथियम 2+ के लिए बामर का, तो फिर से 3 से 2 में जाएगा, तो इसके लिए हमको वेव नंबर पूछ रहा है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, R गुने Z का स्क्वायर। लिथियम के लिए जो Z है वो 3 है, तो Z का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 9 गुने 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये वाला टर्म तो सेम है, खाली एक्स्ट्रा 9 से गुना हो गया है इस वाले में। तो न्यू बार बराबर क्या होगा, ये जो था हाइड्रोजन के लिए गुने 9, तो 9 गुने न्यू बार ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, 9 गुने दिया हुआ है 15,200, किसमें, CM इन्वर्स में। ये आंसर आ जाएगा तुमको 13,6,800 CM इन्वर्स। तो काफ़ी आसान था, हमने इतना सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि बाकी टर्म कॉमन हो जा रहा था। क्या चीज़, R गुने 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, खाली 9 से गुना हो रहा था अलग मेटल के लिए जाने पे, क्योंकि उसका Z का मान 3 था। अब बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बोलता है कि कैलकुलेट करके बताओ मैक्सिमम लेमडा क्या होगा लाइमन और बामर सीरीज के लिए। तुमको पता है जो एनर्जी होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्यों कि E बराबर होता है H इंटू न्यू, और फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है किसके, वेवलेंथ के, यानी 1/λ के। अगर हमको लेमडा को मिनिमम करना है तो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को मैक्सिमम करना रहेगा, ये समझ रहे हो। अब लेमडा को मिनिमम रखना है तो फ्रीक्वेंसी को भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा और एनर्जी को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो हम एक बात ये समझ गए कि जब तुम ये लिखोगे, क्या लिखोगे, लेमडा मैक्सिमम फॉर लाइमन सीरीज, ये कब होगा, जब हम लोग इसको क्या लेंगे, फर्स्ट लाइन लेंगे किसका, लाइमन सीरीज का, और जब हम लेमडा मैक्सिमम लेंगे बामर सीरीज का, तो हम कौन सा लाइन लेंगे, फिर से फर्स्ट लाइन लेंगे किस चीज़ का, बामर सीरीज का। यानी फर्स्ट लाइन का मतलब क्या, कहाँ से कहाँ के बीच में, तो ये हो गया लाइमन के लिए तो 2 से 1 में, और बामर के लिए 3 से 2 में, यही तो होता है फर्स्ट लाइन। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, लेमडा जैसे रखोगे, तुम जानते हो हमको लाइमन बाय बामर करना है,
इसको हम ये लिख देंगे अगर क्या चीज़, तो लाइमन बाय बामर, अगर तुम ये निकालते हो कि 1/λ ऑफ लाइमन, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आर गुने जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर 1 मान लिए तो 1/1 की स्क्वायर, यहाँ पे रहने ही तो कट जाएगा वो, -1/2 का स्क्वायर। ये पहली लाइमन के लिए है, 1/लाइमन जो है वो इतना है। अब 1/बामर कितना है, 1/बामर कितना है, तो ये आ जाएगा आर जेड स्क्वायर गुने 1/2 की स्क्वायर -1/3 की स्क्वायर। इस दोनों को अगर रेशियो ले लोगे तो आर जेड स्क्वायर तो कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 3/4 और नीचे में बचेगा 5/36, यानी ये 1/λ L 1/λ तो यानी इसको पलटी मारोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा लेमडा ऑफ बामर बाय लेमडा ऑफ लाइमन इज इक्वल टू 3 गुने 36 बाई 4 गुने 5, यानी ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400 क्या 9 27/5। लेकिन ये क्या आया लेमडा बामर बाय लेमडा लाइमन, हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है लाइमन बाय बामर बता दो, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 5/27 हो जाएगा। बस बात ये रखने का था कि लेमडा जो मैक्सिमम होगा वो फर्स्ट लाइन के लिए होगा, समझ रहे हो, मैक्सिमम लेमडा फर्स्ट लाइन के लिए होगा। क्यों, क्योंकि इनर्जी क्या है मिनिमम आएगा, लेमडा अगर मैक्सिमम है तो इनर्जी मिनिमम कब आएगा, जब दो सटे सटे सेल में कूदे, इन दोनों का डिफरेंस कम आएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट से कूदेगा तो इनर्जी मैक्स हो जाएगा, यानी लेमडा जो हो जाएगा क्या मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है लेमडा को बढ़ाने के लिए इनर्जी को कम किया, यानी पहली से दूसरी में कूदा दिए, दूसरी से पहली में। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलता है कि एक सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट of the hydrogen atom in one or more step give rise to 5 line in ultraviolet region of the spectrum। याद करो अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा सीरीज आता था, तो तुम हमको बोलते हो सबसे पहला वाला जो लाइमन सीरीज था वो आता था, उसमें नंबर ऑफ लाइन कितना दे दिया है 5। अब हमको बोल रहा है हाउ मैनी लाइन डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन, कि यही जो ट्रांजिशन है जिसके लिए 5 लाइन हमको मिला है अल्ट्रावायलेट में, तो उसमें कितना मिलेगा इंफ्रारेड में। तो हम बोलते हैं देखो सिंपल सा बात होता है, जो नंबर ऑफ लाइन होता है किस में लाइमन में, वो क्या होता है, वो होता है N2 घटे 1, यानी जब ये N2 से लेके फर्स्ट में कूदेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में कूदने वाले को हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। N2 से 1 में कूदेगा तो इतना लाइन बनाएगा, उसका मान कितना दे दिया है 5, यानी जो N2 है वो कितना है 6, यानी ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ पे कूद रहा है 6 से 1 में कूद रहा है, तभी तो ये 5 लाइन देगा लाइमन में। अब हमको पूछा इंफ्रारेड में कितना देगा, तो हम जानते हैं अगर 6 से कूद रहा है तो ये 6 से 5 में कूद सकता है, 6 से 4 में, 6 से 3 में, 6 से 2 में, 6 से 1 में। तो 1 वाला होता है लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पास्चन, चौथा ब्रैकेट, पाँचवा फुंड। अब हम जानते हैं कि ये लाइमन और बामर, लाइमन तो अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, अब पास्चन ब्रैकेट और जो फुंड है ये तीनों आता है इंफ्रारेड रीजन में, और इसी की संख्या हमको पूछा है। तो हम जानते हैं तो ये तीनों कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ लाइन पहला निकाल दो किस में पास्चन में, ये कितना होगा, ये 6 से 3 में कूद रहा है यानी 3 लाइन बनेगा,
नंबर ऑफ लाइन जब तुम ब्रैकेट में देखोगे तो ब्रैकेट कब बनता है, तो 6 से 4 में कूदता है तो कितने लाइन बनेंगे, 2 लाइन। और ऐसे ही जब फुंड में देखोगे तो कितने बनेगा, तो 6 से 5 में कूदेगा तो 1 लाइन बनेगा। यानी ये जो टोटल बनेगा ये तीन, ये सब किस में आएगा, इंफ्रारेड में। तो टोटल जो इंफ्रारेड रीजन में लाइन तुमको मिलेगा तो कितना मिलेगा, 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल 6 लाइंस किस रीजन में मिलेंगे, इंफ्रारेड में। ठीक है। ऐसे तुम विजिबल में कितना मिलेगा ये बता दो हमको, विजिबल में कितना मिलेगा, तो 6 से 2 में कूदे यानी 4 लाइन बामर में मिलेगा विजिबल में। तो इस तरीके से हम लोग ये स्पेक्ट्रम देख लिए हैं। अब देखो ये स्पेक्ट्रम हमारे बोर मॉडल पे ही आधारित है, बोर मॉडल पे आधारित है। अब हम बोर मॉडल का देखेंगे। अच्छा और भी क्वेश्चन है, ओके कोई बात नहीं, तो हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज λ1। देखो शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम इनर्जी, यानी कि क्या, मैक्सिमम इनर्जी कब होगा, जब इनफाइनाइट से कहाँ पे कूदेगा, जब इनफाइनाइट से कूदेगा किसमें, फर्स्ट में। तो ये होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लाइमन सीरीज है इसीलिए 1 लिखा हमने। हमको बोलता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता दो बामर सीरीज हीलियम प्लस के लिए। पहला तो बोल रहा है बामर, वेवलेंथ बोल रहा है मैक्सिमम। ये कब होगा, जब इनर्जी मिनिमम आएगा। इनर्जी मिनिमम कब आएगा, पहली लाइन के लिए, यानी बामर में 2 में आएगा, कहाँ से, 3 में। तो 3 से 2 के लिए जो लैम्डा होगा वो मैक्सिमम होगा बामर में। हमको पूछा किसके लिए है, हीलियम प्लस के लिए पूछा, हाइड्रोजन के लिए नहीं पूछा है। और ये जो हाइड्रोजन के लिए दिया था वो λ1 दे दिया था, कब, जब इनफाइनाइट से 1 में आता था। तो पहला बात देखो हाइड्रोजन के लिए तुम देख रहे हो जो लाइमन है क्या होगा, N1 तो 1 होगा, जो N2 है यहाँ पे कितना है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अब तो हम जानते हैं जो फार्मूला होता है, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा तुमको, जो शॉर्टेस्ट, वो कब मिलेगा, जब N1 तो 1 रहे और N2 इन्फिनिटी हो जाए। यानी हम लिख देंगे 1/λ1 इज इक्वल टू आर रीडबर्ग कांस्टेंट गुने 1/z²। यहाँ पे 1 है, z नहीं लिख रहे, 1 घटे 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हो जाता है 0। यानी जो λ1 आ गया वो आ गया 1/r। ये तो हो गया पहली पार्ट का, क्वेश्चन का पहला पार्ट। हमको क्या पूछा है, हमको हीलियम के लिए पूछा है। तो अब हीलियम के लिए बामर सीरीज में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा वो 3 से 2 वाले लाइन का होगा, क्योंकि इसके लिए तो एनर्जी सबसे मिनिमम है, पहली लाइन है ये, 3 से 2 में कूद रहा है। तो 1/λ ऑफ जो हीलियम प्लस तुम देखोगे ये हो जाएगा r गुने z²। हीलियम के लिए z का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर गुने 1/2 का स्क्वायर यानी 4 घटे 1/3 का स्क्वायर यानी 9। तो कितना आ गया, 4 गुने 5/4 यानी 5/9 आ गया। 1/λ का मान जो आ गया हीलियम प्लस के लिए वो आ गया r गुने 5/9। और हम जानते हैं कि ये जो r है उसका मान है 1/λ1 के बराबर, इस पार्ट से तो रख दो यहाँ पे। तो 1/λ1 गुने 5/9 इजिकल टू आ गया 1/λ हीलियम। पलटी मार दो तो 1/λ हीलियम के बदले जब λ हीलियम करोगे इधर भी पलटी खा जाएगा ये, तो 9/5 λ1 आ जाएगा, 9/5 λ1। अब देखो इस क्वेश्चन को लोग बोल देते हैं कि ये भारी क्वेश्चन है। अरे भाई अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन अच्छा भी है, कॉन्सेप्ट भी सीख गए तुम कि लैम्डा किसके लिए ज़्यादा किसके लिए कम, जब एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर द बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए ये दे दिया है, रीडबर्ग कांस्टेंट को ये लोग RH से भी लिखते हैं। 1/n1 द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो बोलता है जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होता जाएगा तो जो लाइंस होते हैं वो पास पास आते जाएंगे, यानी कन्वर्ज करते जाएंगे।
देखो लाइन के पास में होने का मतलब क्या है वो समझो। लाइन में पास होने का मतलब है कि एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम है। तो तुम बताओ जब लेमडा कम होगा एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। सही बात है। तो देखो बात ये है कि जो बामर सीरीज होता है उसमें हम क्या जानते हैं, बामर सीरीज में जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो किसी भी हायर ऑर्बिटल जो है हमारा मान लो x वहाँ से जाता है और कहाँ को जाता है, ऑर्बिट नंबर 2 में, जिसके लिए n=2 है। इसी को तो बामर सीरीज बोलते हैं। यानी जो हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। अच्छा हम एक चीज़ और जानते हैं, जो फार्मूला होता है ये n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, उसमें n2 जो होता है वो बड़ा होता है n1 से, तभी तो उल्टा करेंगे तो कम आएगा। तो यानी n1 जो है हमेशा 2 रहेगा और x तो कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इंटीजर n1 = 2, ये बात तो सही है। यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो लाइन जो सीरीज का है वो क्या होता है, कन्वर्ज होता है। ये बात भी तुम याद ही रख सकते हो। ये बात भी क्या है, वेवलेंथ डिक्रीज होने से लाइन जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ज होता है। समझ रहे हो। इसके बाद जो लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, ये लॉन्ग वेवलेंथ कब आएगा, जब एनर्जी का मान क्या होगा, एनर्जी जब बढ़ता है तो वेवलेंथ घटता है। तो वेवलेंथ बड़ा चाहिए तो एनर्जी छोटा चाहिए। यानी एनर्जी छोटा कब मिलेगा, जब पहली लाइन देखोगे सीरीज का, पहली लाइन कब बनेगा, जब 3 से 2 में जाएगा। तो ये तीसरा बात भी सही है। तो 2 सही है, 3 सही है। अब एक बार ऑप्शन देख लो, तो 2 वाला इसे तो है ही नहीं, इसमें 2 नहीं है, इसमें है, इसमें है 2 3, इसमें है 2 3। यानी हमको, अच्छा 2 और 3, 3 भी सही है तो ये भी चला गया। यानी हमको 2 ऑप्शन बच गया, ए और सी। और हम देख रहे हैं बोल रहा है जो आयोनाइजेशन एनर्जी है किसका, किसका एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन का, उसको हम वेव नंबर से निकाल सकते हैं। इन लाइन के वेव नंबर से आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। यार ये बात जो है, ठीक है, ये बात जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो हम वेव नंबर के सहायता से नहीं निकाल सकते। लैम्डा ज़रूर निकाल सकते थे बट ये नहीं निकाल सकते। ये चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो केवल 1 2 और 3 जो है वो सही है। यानी हमारा ये भी केवल एक ऑप्शन सही बचेगा, वो है सी वाला ऑप्शन। यानी 1 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो अब क्या है, हमको पूछ रहा है कि अभी देखो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेन में आए सारे, इसीलिए थोड़ा टाइम तो अपने को लगेगा ये चैप्टर ख़त्म करने में। हमको पूछ रहा है इफ़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो तुम समझ जाना एनर्जी मैक्सिमम, यानी इन्फिनिटी से लेकर कहाँ पे, लाइमन है तो 1 में। और पे हाइड्रोजन एटम को दे दिया है ए। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है पास्चन सीरीज में हीलियम प्लस का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है। यानी क्या बोलोगे, पास्चन, पास्चन मतलब 3 में आया, कहाँ से, 4 में से, इसी का लॉन्गेस्ट होगा लैम्डा। ये पूछ रहा है तुमको, ये तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। सही बात है, ये तुम एकदम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो पहला जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला, जो हमको शॉर्टेस्ट लैम्डा बोला किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो 1 से लेके इन्फिनिटी से 1 वाला होगा। रख दो इसमें 1/λ = r गुने जेड का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर गुने 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/∞। यानी ये जो आ गया तुमको λ1 जो दिया है, λ1 = आ गया 1/λ1 = आ गया r
यहाँ से आर का मान आ गया 1/λ1। अब तुमको किसके लिए पूछा, हीलियम के लिए पूछा, तो Z बराबर है 2। पास्टन का लॉन्गेस्ट बोल रहा है क्या, वेवलेंथ, तो 4 से 3 में, तो ये हो जाएगा 1/λ फॉर हीलियम प्लस इज इक्वल टू आर गुने Z की स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर गुने 1/3 का स्क्वायर 9 घटे 1/16, तो ये आ गया 4 गुने 7/16, ये आ जाएगा तुमको, ये आ जाएगा क्या चीज़। अच्छा, इसका मान जो है वो A दिया था, ये वेवलेंथ का मान A दिया था। R का मान रख दोगे 1/A गुने 4 गुने 16 में से गया 9 बाय इतना, ये यहाँ से आंसर आ जाएगा तुमको सॉल्व करने से। लेमडा जो 2 है इसको 2 बोल दो, लेमडा 2 जो है वो मान आ जाएगा तुमको 36A/7। सॉल्व करके देखो, जोड़ घटाओ तो आना चाहिए तुमको, ठीक है। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, अब हमको पूछ रहा है 15 का कि हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर, लेमडा दे दिया है 900 नैनोमीटर। हमको बोलता है व्हिच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का ये कौन सा लाइन इसके लिए सूटेबल है। रीडबर्ग कांस्टेंट H सबका मान दे दिया है, तुम जानते हो 1/λ इज इक्वल टू RH, जिसको रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, हम R भी लिखते हैं, 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर, ठीक है। और देखो, जब कुछ भी नहीं पता होना, मतलब एक अप्रॉक्सीमेशन के लिए कभी कभी तुम RH का मान 10 की पावर 7 भी रख देते हो, इतना भी होता है। अगर वो बड़ा सा नंबर याद नहीं हो कि हमने क्या लेते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट को, तो तुम सिंपली इसमें क्या रख सकते हो, तुम इसमें सिंपली RH को 10 की पावर 7 भी मान सकते हो। ये बात क्लियर है। चलो रख दो इसमें, क्या आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ये मीटर इन्वर्स में होगा, सेंटीमीटर इन्वर्स में लोगे तो RH का मान जो होता है 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे दे भी दिया है, तुमको कुछ चिंता करने का जरूरत है नहीं, हम मीटर में रखेंगे। तो 1/λ, लेमडा का मान कितना है 900 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर मतलब कितना मीटर, 10 की पावर कितना -9 इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट कितना है, रीडबर्ग कांस्टेंट है 10 के पावर 7 मीटर इन्वर्स उन्हें 1/n1 की स्क्वायर 1/n1। अपने को पास्चन में पूछा है, क्या पूछा है, नहीं पूछा कहाँ से कहाँ में जाएगा, तो 1/n1 की स्क्वायर इन द वेवलेंथ इतना व्हिच स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट इज सुटेबल फॉर दिस, तो 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। यहाँ से इसको देखेंगे व्हिच स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस, हाइड्रोजन एटम का, तो हमको पूछ रहा है कौन सा इसके लिए सूटेबल होगा। देखो अभी इसमें तो किसी भी सीरीज का नाम दिया नहीं है, तो हमको ये ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा कि अगर एक बार 3 रख के देखो, एक बार 2, एक बार 1, यहाँ पे रख के देखो। एक बात और है यहाँ पे, क्या है 900 नैनोमीटर है वेवलेंथ, यानी ये विजिबल रेंज के तो बाहर है, सही बात है, विजिबल रेंज के बाहर है। थोड़ा सा तुमको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्पेक्ट्रम, कौन सा लाइन कहाँ तक, क्योंकि विजिबल तो 720 नैनोमीटर होता था, उसके इस तरफ है, यानी इधर कौन सा रेंज होगा, इंफ्रारेड होगा, इधर होता तो कौन होता, अल्ट्रा वायलेट होता। तो हमको 900 दिया है, तो यानी हम इंफ्रारेड में देखेंगे, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हमने सीधे ही काट दिया, लाइमन और बामर, बच गया केवल पास्चन, तो यानी n1 का मान यहाँ पे 3 रख दो। ये सब देखो, ये लॉजिक का बात है, ये अपना दिमाग लगना चाहिए। हमको ये नैनोमीटर में दिया है तो हम समझेंगे कि ये हमारा जो है इंफ्रारेड में आएगा, इसलिए ये पास्चन में आएगा। और एक 3 यहाँ पे जैसे रखोगे n1 का मान, तो n2 का मान तुमको आ जाएगा, n2 का यहाँ से लेमडा का मान तुमको आ जाएगा। तो 3 रखने पे या तो इन्फिनिटी या 5, तो कोई एक रख के देख लो बार बार, इन्फिनिटी रखोगे तो 0, 5 रखोगे, यहाँ से तुमको क्लियर दिख जाएगा कि ये जो है बी वाला जो पार्ट है वही हमारा आंसर है, समझे। ये रखने से ही तुमको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे 3 रखोगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे भी 7 है, वो भी -7 है, कट जाएगा, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। ये 0 होने के लिए n2 को होना पड़ेगा इन्फिनिटी,
इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इन्फिनिटी से 3। सॉल्व करके देखो। फिर देखो एक क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन है अपने पास। फॉर ए गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन विद द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया है, तो हमको रेशियो पूछ रहा है। अरे भाई, डेल्टा इसको बोल दिया है फ्रीक्वेंसी मैक्स माइनस ये मीन, ठीक है, ऐसा ये बोला है। यहाँ पे देखो, हमको पता है जो हमारा ये होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी डिफरेंस के। ये बात क्लियर है, ये एनर्जी डिफरेंस के होता है प्रोपोर्शनल। तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी सीएम इनवर्स में दिया है, बात समझ रहे हो, सीएम इनवर्स में है। क्या हो सकता है, ये दिया है वेव नंबर ये। अब तुम जानते हो कि जो न्यू बार होता है आर गुने 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये होता है 1/λ। लेमडा का फॉर्मूला हमको पता है। कई बार यूनिट भी देखो, तुम फ्रीक्वेंसी देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कब से सीएम इनवर्स होने लगा। ये हमको दिया हुआ है। अब हमको क्या पूछ रहा है, देखो हमको पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए, हमको पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए जो डेल्टा न्यू मैक्स माइनस मीन है, ये मैक्स घटे मिनिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये होगा आर गुणे 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी की स्क्वायर। ताकि ये घटने वाला पार्ट 0 हो तो ये मैक्स हो जाएगा, घटे आर गुणे 1/1 की स्क्वायर। लाइमन के लिए बात कर रहा है ये, लाइमन में ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, घटे 1/2 की स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और जब बामर सीरीज का बात देखोगे तो इसी का जो मान होगा मैक्स माइनस मीन जो होगा डेल्टा, वो क्या हो जाएगा आर गुने 1/2 की स्क्वायर घटे 1/इन्फिनिटी की स्क्वायर माइनस आर गुने 1/2 की स्क्वायर घटे 1/3 की स्क्वायर। ये होगा मिनिमम वाला पॉइंट और ये हो जाएगा मैक्सिमम वाला बात। यहाँ से ये जो है डेल्टा भी आ गया यहाँ इधर पे तुमको बामर के लिए और लाइमन के लिए, तो ये आ जाएगा तुमको r/4 और यहाँ पे घटाओगे तो आ जाएगा 4r/36 यानी r/9। दोनों का रेशियो पूछा है, ये लाइमन बाई ये बामर का पूछा है। तो r/4 डिवाइडेड बाई r/9 पलटी मार के जाएगा तो 9:4 हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको खाली समझ में आना चाहिए कि ये मैक्सिमम कब होता है, जब n2 का मान मैक्सिमम हो जाए तब, और n2 का मान मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकता है। अब हमको पूछा है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज, जो हाइड्रोजन एटम का है वो 9 दिया है, तो कौन कौन सा सीरीज है ये। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आता है, वेवलेंथ शॉर्ट कब होता है, जब एनर्जी मैक्स आता है, जब इन्फिनिटी से किसी सेल में कूदे। ये वाला पार्ट तो हो गया 0। अब वेवलेंथ तुम जानते हो 1/वेवलेंथ जो होता है वो होता है आर उन्हें जेड का स्क्वायर, हाइड्रोजन 1 है 1/n1 का स्क्वायर घटे, ये तो 0 हो गया इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये वाला 0, यानी लेमडा जो हो गया वो आ गया n² क्या के बराबर। अब हमको बोला है कि लेमडा जो होगा, आर तो कांस्टेंट है तो n² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो लेमडा 1/λ2 क्या आएगा n1 की स्क्वायर बाई n2 की स्क्वायर। इसका मान रेशियो 9 दे दिया है, यानी n1/n2 क्या होगा 3। तो अगर n1 3 है तो n2 क्या है 1 है, तो यानी जो ये कूदा जा रहा है किस सेल से किस सेल में, तो एक बार
तीसरे में और एक बार पहले में। अरे बात समझो क्या बोल रहा है ये नहीं बोल रहा 1 से 3 में कूद रहा है, ये बोल रहा है पहला ऑर्बिट का ही रेशियो क्या है। यहाँ भी n1 है, ये भी n1 है, n1 डैश मानो, ठीक है। तो एक सीरीज है जो 3 में जा रहा है और एक सीरीज 1 में जा रहा है, तो तीसरा क्या है पास्चन, और ये क्या है, ये क्या है लाइमन। तो ये आंसर हो जाएगा 11 का बी, लाइमन और पास्चन। तो समझ रहे हो, खूब जेईई मेन में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। 24 का क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिटल रेडियस ऑफ रेडियस। रेडियस एक बार दे दिया है 211.6 पिकोमीटर, 211.6। बोलता है किसी ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में कूद रहा है, तो हमको बोलता है बताओ ये किस ट्रांजिशन से एसोसिएटेड है। तो इसको 211.6 पिकोमीटर को, पिकोमीटर मतलब होता है 211.6 गुने 10 के पावर -12, इसको हम लिख दें 2.11 एंगस्ट्रॉम। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। जो सोचो कैसे आया ये, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में पता है, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन के लिए जो रेडियस का फार्मूला है वो है 529 गुने n²/z, और z है 1, इसका मान आ गया 2.11। तो n² का मान आ गया कितना 4, तो n का मान आ गया 2। तो 2 वाला n कब होता है, जब किसी हायर ऑर्बिट से किस में कूदा है 2 में, तो हमको इसका मतलब क्या है, ये बामर सीरीज है, ये बात है। अब देखो 37वां क्वेश्चन, हमको बोला है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1। इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, रीडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में कितना होगा ये बोल रहा है। रीडबर्ग का मान भी दे दिया है 1.097 गुने 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। हमको वेवलेंथ पूछ रहा है, हम जानते हैं फार्मूला होता है 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू r गुने 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। r का मान है 1.097 गुने 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स गुने 1/1 के स्क्वायर, क्योंकि 1 में कूद रहा है इन्फिनिटी से, घटे 1/इन्फिनिटी के स्क्वायर, ये हो गया 0। यानी लेमडा बराबर आ गया तुमको कितना, लेमडा बराबर अगर इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 1/r के बराबर आ गया ये, और 1/r जैसे करोगे तो 91 गुने 10 की पावर -9 आएगा, और इसको हम ये मीटर में आएगा, और हम इसको बोल देंगे 91 नैनोमीटर। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करना पड़ेगा तुमको, बाकी कुछ नहीं है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमको बोल रहा है एमिशन लाइन दिया है एटॉमिक हाइड्रोजन का, 8 से कहाँ पे जा रहा है, n पे जा रहा है, ठीक है, 8 से n पे जा रहा है। इनिशियली 8 में था, कूद के n पे जा रहा है। इसको तुमको बोल रहा है वेव नंबर को 1/n² के अगेंस्ट एक ग्राफ बनाने बोल रहा है, वो क्या होगा। हम जानते हैं जो हमारा वेव नंबर होता है वो 1/λ के बराबर होता है, और वो होता है r गुने z², हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, गुने 1/n1 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर घटे 1/n2 की स्क्वायर। ये किस में आएगा, ये आएगा। तो यानी ये वेव नंबर आ गया तुमको r/64 घटे r/n², ठीक है। तो यानी ये वाला टर्म देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अब एक काम करो 1/n² को मान लो तुम x, तो अगर इसको मान लो y, क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है, तो y बराबर हो रहा है एक कांस्टेंट घटे r गुने x। कंपेयर कर दो y बराबर mx प्लस c से, तो y बराबर यहाँ क्या आ रहा है -rx प्लस कितना r/64 -rx/r/64।
ये हो गया y बराबर, यानी जो स्लोप होगा, ये तो पहला स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कितना आ जाएगा m के बराबर यानी -r, और y इंटरसेप्ट कितना आएगा, y इंटरसेप्ट कितना आएगा, देखो यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना आएगा r/64 के बराबर। ठीक है, ये है y इंटरसेप्ट, c होता है y इंटरसेप्ट और m होता है स्लोप। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जो स्लोप है वो -RH के बराबर है, यानी आंसर हो जाएगा डी। लीनियर स्लोप विथ RH ये तो नहीं होगा, नॉन लीनियर भी नहीं होगा, इंटरसेप्ट भी ये नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन है ऐसा। इंटरसेप्ट कितना होगा हमको, इंटरसेप्ट r/64। ठीक है। अरे जिसको लाइन वाइन नहीं समझ में आता वो अपना बेसिक मैथ का 7वां लेक्चर देखो, ग्राफ बनाना सिखाए हैं, कैसे माइनस स्लोप होता है, क्या होता है नहीं होता है। देखो बात आता है, अब हम बोर मॉडल इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो बोर मॉडल का चैलेंज क्या है, क्या ये पूरा परफेक्ट है, नहीं, बोर मॉडल पूरा परफेक्ट नहीं है, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस ये हैं कि बोर का थ्योरी हमको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताता है। अभी तक हम जो भी देख रहे हैं वो हाइड्रोजन लाइक एटम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ही पूरा कैलकुलेशन किए हैं, वो चाहे हीलियम प्लस हो, लिथियम 2+ हो या हाइड्रोजन हो, ये सब में कितना था, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज था, जिसका स्पेक्ट्रम का हमने बात किया। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात ही नहीं करता। दूसरा बात, जो एंगुलर मोमेंटम जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का NH/2π होता है, ऐसा क्यों होता है ये बोर नहीं समझा पाया था। यानी व्हाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोर। समझिए, देखो बोर ने इंटर रिलेट किया किसको, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को। ऐसा क्यों रिलेट किया, इसने इसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। और यही इस मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि तुम क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को रेडिएशन और क्वांटम थ्योरी से कैसा कनेक्ट कर दिए। नेक्स्ट, बोर थ्योरी जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्पेक्ट्रल लाइन का जो फाइन स्ट्रक्चर है, यानी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कब मिलता है हमको, जब हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोप है जिसकी सहायता से हम इस लाइंस को देख रहे हैं, उसको जब बड़े रिजोल्यूशन पावर की स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं हम, बड़े रिजोल्यूशन पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करके जब स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमको फाइन लाइन मिलता है। और वो क्यों मिलता है ऐसा बोर समझा नहीं पाया था। इसके बाद बोर का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि स्पेक्ट्रल लाइन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो स्प्लिट क्यों हो जाता है, बट क्यों जाता है, इस बात को नहीं समझा पाया था। देखो, जब भी मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड आ जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और उसमें हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन को देख रहे हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है, बंट जाता है। और इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में हो तो इसको हम बोलते हैं जी मैन का इफ़ेक्ट। जैसे जी न्यूज है वैसे जी मैन का इफ़ेक्ट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क का इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टार्क का इफ़ेक्ट। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि स्टार्क इफ़ेक्ट किसको बोलते हैं, जी मैन इफ़ेक्ट किसको बोलते हैं। तो देख लो, ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो हमको बोलता है कि जो फोटोन है उसके पास मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों होता है, ऐसा बोल रहा है। बोलता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डालने का बस यही मेरा मकसद था कि जो स्प्लिटिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ये तुमको पता होना चाहिए, इसलिए वो क्वेश्चन डाला है। बाकी तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हीट ट्रांसफ़र का, जब पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन
उसमें ये आएगा, इसका आंसर सी होता है, वो बाद में देखेंगे। तुम बीच में हमको ये बता दो, जो रीडबर्ग कांस्टेंट है उसका, रीडबर्ग कांस्टेंट का जो एनर्जी है वो, उसका रीडबर्ग कांस्टेंट का जो यूनिट है वो एनर्जी का यूनिट जैसा होता है क्या, ये हमको बता दो। ठीक है, ये बता दो, क्योंकि ये बात भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है, जबकि ये वाला पॉइंट जो तीसरा है वो गलत है, इसीलिए फॉल्स पूछा है। तुम्हारा आंसर तीसरा होगा, वो हीट ट्रांसफ़र में देखेंगे। अब बात आया सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल। सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोर की थ्योरी को कुछ करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया वो देखो। तो सोमरफील्ड के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस में, वो सर्कुलर नहीं होके इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, पहला करेक्शन। और तुम जानते हो कि इलिप्स जो होता है ये सर्किल है, जिसका ये दूरी हो ये दूरी हो, दोनों तो सेम आता है r के बराबर, लेकिन इलिप्स में ये दूरी a होता है और ये दूरी b होता है, सेम नहीं होता है। यानी जो सर्किल है वो इलिप्स का ही स्पेशल कंडीशन है, यानी सर्कुलर ऑर्बिट इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। जब इसका ये जो है मेजर एक्सिस और ये वाला को माइनर एक्सिस बोलते हैं, ये इक्वल हो जाए तो ये सर्किल बन जाएगा। यानी इलिप्स के अंदर अगर उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों को बराबर कर दिया जाए तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा और ये सर्कुलर हो जाएगा, समझे। यानी व्हेन द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बिकम इक्वल टू माइनर एक्सिस, तो शेप ऑफ जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो सर्कुलर हो जाएगा, समझे। तो ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और ये वाले लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये सर्किल के केस में यहाँ पे ये दो 2r के बराबर होता है और ये भी 2r के बराबर होता है, समझे कि नहीं। ये है r1 जो कि θ1 एंगल बना रहा है, ये पोजीशन पे ये r2 है, इस पर θ2 बना रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो यहाँ रेडियस भी वेरिएबल होगा और थीटा भी वेरिएबल होगा, लेकिन अगर ये सर्किल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, खाली थीटा बदलेगा, पोजीशन बदलेगा, समझे। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो इसका एंगुलर मोमेंटम दो कंपोनेंट दिखाता है। इसका एंगुलर मोमेंट जो है वो दो कंपोनेंट दिखाता है। क्या क्या दिखाता है, एक तो रेडियल कंपोनेंट दिखाता है और दूसरा एजीमुथाल कंपोनेंट, ये दो दिखाता है। तो जो रेडियल वाला होता है ना वो nr गुने h/2π आता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब इलिप्स पे घूम रहा है तो उसके दो मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो रेडियल मिलेंगे किसका, एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा एजीमुथाइल मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। इसका मान होता है nr गुने h/2π। यहाँ पे nr क्या है, रेडियल क्वांटम नंबर। तो अगर सेल का नंबर तुमको दे दे n ऑर्बिट का नंबर, तो nr निकालना रहे तो सिंपली एक घटा देना। ये बात समझ गए, रेडियल क्वांटम नंबर समझ में आया। चलो पहला चीज़, जब एजीमुथाइल कंपोनेंट होगा तो उसको हम j से दिखाते हैं, ये हो जाएगा n गुने h/2π। जैसे वहाँ पे वो रेडियल क्वांटम नंबर था, ये क्या हो जाएगा, एजीमुथाइल क्वांटम नंबर। जो भी सेल नंबर है n बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 n तक। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा अभी Jn जिससे दिखाएंगे, वो कितना होता था बोर के हिसाब से, nh/2π। ये किसके बराबर होगा, ये होगा रेडियल वाले कंपोनेंट में जोड़ दो एजीमुथाइल वाला कंपोनेंट, तो तुमको मिल जाएगा ये। यानी हम जब n दिखाते थे, h/2π कॉमन आ गया, तो ये n रेडियल जोड़ n के बराबर आता था, और इसी n को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
दो क्वांटम नंबर से मिल के बना है। कौन कौन सा? एक तो रेडियल क्वांटम नंबर है और एक एजीमुथाइल क्वांटम नंबर है। इन दोनों को जोड़ दिए तो हमको मिला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात समझ में आ गया तुमको? चलो एक एग्जाम्पल देखो। अगर ऑर्बिट की संख्या 4 दिया है, यानी n का मान 4 दे दे, तो nr का मान क्या होगा? 4 घटे 1 यानी 3। n5 का मान क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 से लेके कहाँ तक? n तक। यानी n5 का मान क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4, ये सब हो सकता है। तो रेडियल वाले का मान क्या होगा? ये दोनों मिल के 4 बना रहा है। तो जब n5 का मान 1 रखोगे तो ये 3 रखना पड़ेगा, इसको 2 रखोगे तो इसको 2, 3 तो इसको 1, अब 4 तो इसको 0। यानी ये जो रेडियल वाला कंपोनेंट है, और ये जो एजीमुथाइल वाला है, तो तुम एजीमुथाइल कंपोनेंट समझ गए। ये 1 से लेके कहाँ तक होगा? जो ऑर्बिट की संख्या है वहाँ तक। उसी हिसाब से दोनों मिल के n बनाता है, तो घटा के तुम ये निकाल लोगे nr। अब एक बात देखो, ये जो हमारा मेजर एक्सिस है उसको हम बोलते हैं nr+5, और जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो है n5। यानी ये वाला जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? इलिप्स में मेजर एक्सिस, उसका दूरी कितना है? nr जोड़ n5 के बराबर। जबकि ये जो माइनर एक्सिस है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला माइनर एक्सिस वो कितना है? n5 के बराबर। ये बात समझ में आया तुमको? तो जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए अगर ये रेशियो k निकालोगे तो हो जाएगा nr+n5/n5। nr+n5 को क्या बोलते हैं? n/n5। और nr+n5 ये यही होता है n, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? मेजर एक्सिस का लेंथ। हो जाएगा मेजर एक्सिस का लेंथ बाय माइनर एक्सिस का लेंथ, इसको k बोल दिया हमने। अगर n 4 दिया है और n5 का मान 1 2 3 4 है, तो k का मान क्या क्या हो सकता है? तो 4/1 4/2 4/3 4/4। और जब 4/4 होगा तो इन दोनों का रेशियो आ गया 1, तो ये कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। यानी हमको ये मेजर बाय माइनर सेम आ गया तो सर्कुलर बन गया। लेकिन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे भी अलग, तो क्या है? ये इलिप्टिकल पाथ है। तो n/n1 रखे तो 4/1 4/2 4/3 4/4, 4/4 होते से क्या केस बन गया? सर्कुलर पाथ। समझे? n अगर 5 है तो क्या क्या हो सकता है? तो 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5, 5/5 होते से ये सर्कुलर बन जाएगा। लेकिन ये बाकी 4 केस में ये क्या रहेगा? इलिप्टिकल पाथ बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के कितने पाथ हैं ये देखो यहाँ पे, तो nr+n5/n5। समझ रहे हो? n=1 दे दिया तो क्या होगा? तो कितने इलिप्टिकल पाथ बनेंगे? तो n घटे 1 यानी 0। n=1 दिया तो सारे ही सर्कुलर पाथ बनेंगे 1। nth ऑर्बिट के लिए देखोगे तो क्या होगा? तो n घटे 1 जो होगा वो इलिप्टिकल बनेगा और 1 बनेगा क्या? सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ की संख्या हमेशा ही एक ही होगा, और कोई भी एटम जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है। तो एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है, बाकी जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होता है। ठीक है, ये बात समझे कि नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ कितना होगा? तो ऑर्बिट की संख्या घटे 1। नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा? तो 1 हमेशा। ये बात समझ गए? चलो यहाँ से हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।